टारगेट बीपीएससी 71st के साइंस के क्लास में आज हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी को और उसमें देखेंगे बीपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन और उसके अलावा जो एग्जामिनेशन उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और कहीं पर छोड़ना मत, क्योंकि श्योर शॉट आपको यहां से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पीटी में दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखना और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करना। आज का जो हम लोग टॉपिक लिए हैं उसमें हम लोग जो कवर करेंगे न्यूटन्स लॉ को, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, केपलर लॉ को करेंगे जो प्लानेटरी मूवमेंट को लेके लॉ दिए थे, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी को समझेंगे, सर्कुलर मोशन को समझेंगे, इसके वेलोसिटी क्या होता है, उसका क्या रोल है वो समझेंगे और समझेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है। मोशन अंडर ग्रेविटी से ना लगातार हर साल बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो 69 का क्वेश्चन देख लो, 67 का देख लो, 78 में क्वेश्चन पूछी है, तो ये क्वेश्चन हमेशा तुमको आता है। तो टॉपिक जो मेरा ये आज का है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे न्यूटन्स लॉ को देखेंगे कि न्यूटन्स ने क्या क्या नियम दिए थे अपने ग्रेविटेशन को लेके। केपलर का नियम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में सीधे केपलर के रूल्स जो भी लॉ दिए गए थे उसके स्टेटमेंट से ही सीधे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी जो क्वेश्चन दिखा वो इसी से रिलेटेड था कि अगर 2 वस्तु 3 वस्तु किसी वस्तु को हाइट से ड्रॉप कर दे, फेंक दे, तब क्या होगा, अर्थ पर क्या होगा, चंद्रमा पे क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेंगे। सर्कुलर मोशन थोड़ा सा देखेंगे, इसके वेलोसिटी को समझेंगे और समझेंगे यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने के लिए लेंगे कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मोशन में। देखो 3 तरह के नियम दिए गए, मतलब 3 तरह के इक्वेशन दिए गए थे। गति में जब हम लोग पढ़ते थे तो 3 तरह के इक्वेशन दिए गए थे जिससे कि हम लोग उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। समझते हैं पहले इस चीज को। जैसे एक नियम दिया गया, एक इक्वेशन जो था वो था S = UT + ½ AT²। ठीक है, V था U + AT और V² था U² + 2AS। ये समझते हैं पहले ये है क्या। यहां पर नोटेशन समझ लो। S जो है वो बात कर रहा है दूरी की कि कितना दूरी तय आपने किया। ठीक है, U जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी की कि शुरुआत में आपकी जो भी वस्तु थी उसमें कितना वेग था। V जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है फाइनल वेलोसिटी की कि फाइनली आपने कितना वेलोसिटी आया। ठीक है, ए जो बात कर रहा है वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्यों आया, क्योंकि देखो यहां पर क्या हुआ कि आपका वेलोसिटी चेंज हुआ है। वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन आना ही आना है। ठीक है, टी जो है वो बात कर रहा है टाइम का। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि ए से कोई वस्तु ए पर था, यहां से चल के वो बी पे गया, तो जब चलना शुरू किया, जब वो चलना यहां से शुरू किया तो उसके पास u वेलोसिटी थी। जब वो यहां पर पहुंचा तो उसके पास जो वेलोसिटी थी वो हो गई v। ये जो दूरी है ये दूरी है s। ठीक है, और इस दूरी को तय करने में जो समय लगा वो लगा समय t। तो यहां पर 4-5 चीजें आई। s आ गया, डिस्टेंस है, u क्या है, स्टार्ट का वेलोसिटी, इनिशियली आप में कितना वेलोसिटी था, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन और t क्या है टोटल टाइम कितना लगा। इस 4-5 चीजों को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन दिए गए थे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन जो ए है वो कहां कन्वर्ट हो जाएगा, जी में। मतलब क्या हुआ, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ले रहे हैं हम लोग। ये अर्थ कितना एक्सीलरेशन से वस्तु पर खींचेगी। मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो अर्थ का जो जी है, जो एक्सेलरेशन है, वो वस्तु को नीचे की ओर हमेशा खींचता रहेगा। यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक हो गया डाउनवर्ड मोशन, मतलब नीचे की ओर जब वस्तु मूव कर रही है, वस्तु जब नीचे की ओर मूव कर रही है तो इस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन क्या लगेगा, जी लगेगा। मतलब जब वस्तु नीचे आ रही है और अर्थ भी वस्तु को नीचे ही खींच रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग लिए प्लस जी। मतलब मेरा इक्वेशन क्या लिखाएगा, अब लिखाएगा इक्वेशन S = UT + ½ GT²। यानी क्या हुआ, ए जो था वो कन्वर्ट किस में हो गया, जी में। ठीक है, वैसे ही V अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, U + G × T। V² अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, U² + 2GS। ये होगा कब, डाउनवर्ड में। जब हम अपवर्ड की ओर बात करें, मतलब क्या हुआ, अब की वस्तु को हम लोग कहां भेज रहे हैं, ऊपर की ओर। ऐसे करके बॉल को ऊपर की ओर फेंके
इस कंडीशन में g क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, वस्तु कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, अर्थ कहाँ खींच रहा है, नीचे की ओर, डायरेक्शन क्या हुआ, उल्टा हुआ, इसीलिए उल्टा को दिखाने के लिए वहां पर लिया गया माइनस में। अब इक्वेशन कैसे लिखाएगा, s इक्वल टू लिखाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जो था वो कन्वर्ट हो गया माइनस जी में, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। v इक्वल टू क्या होगा, u माइनस जी टी, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gs। तो इस तरह से फॉर्मूला आपका बदलेगा। अब इसमें एक कंडीशन देखते हैं, जैसे कि मान लो कि हम लोग बात की है कि अगर हम कोई वस्तु को एक हाइट h ले लिए, ठीक है, h हाइट पर यहाँ पर एक वस्तु है और इसको हम लोग ड्रॉप किए, मतलब क्या किए, ड्रॉप किए। वर्ड यूज क्या करेगा एग्जाम वाला, फ्री फॉल। एग्जाम वाला क्या वर्ड यूज करेगा, फ्री फॉल। वस्तु जो है ऊपर से हमने छोड़ दिया तो वो फ्री फॉल होकर नीचे की ओर गिरने लगा। जब नीचे की ओर गिरने लगा तो हाइट कितना, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, h, यानी वहां पर जो s लिख रहे थे वो कितना हो गया, यहाँ पर h हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, तो प्लस g होगा। क्यों, वस्तु नीचे की ओर गिर रही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, आपने वस्तु को क्या कोई वेग दिया, कोई वेग मतलब उसको फेंका क्या, नहीं, हम केवल उसको छोड़ दिए, तो छोड़े तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता है, टाइम हमको नहीं पता है, ठीक है। अब इस पर जितना चाहे क्वेश्चन तुमको देता है, ध्यान से समझ लो। बोलेगा तुमको कि वस्तु का जो वजन है वो m है, ठीक है, वस्तु का वजन जो है वो कितना है, मास m दिया हुआ है। अब हम अगर बात करें तो पहला फॉर्मूला लिखते थे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर इसका यूज करें तो s कितना हो गया, h हो गया, u कितना है 0 और हाफ g t स्क्वायर, यानी h इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम निकल गया 2h बाई जी अंडर रूट। देखो यहाँ से इस टाइम को निकालने में क्या कहीं पर वस्तु के मास से कोई मतलब रहा, कोई वस्तु का मास कहीं पर आया, यहाँ पर नहीं आया। यानी कि यहीं से हम लोग कहते हैं कि जो टाइम लगा वस्तु को ऊपर से नीचे आने में, जो समय लगेगा, उस समय में इस वजन का, इस द्रव्यमान का कोई रोल है नहीं। तो तुमको क्वेश्चन कैसे देगा, बोलेगा क्वेश्चन कि एक वस्तु 5 केजी का है और एक वस्तु जो है वो 1 केजी का है, और दोनों को हम एक हाइट से, h हाइट से ड्रॉप किए, ठीक है। तो पूछता है कि बताओ पहले कौन पहुंचेगा, पहले कौन पहुंचेगा। तो अगर हम पहले मतलब हुआ कि इसको कितना समय लगा, इसको कितना समय लगा। अगर हम समय का बात करते हैं तो समय में कहीं पर मास से कोई मतलब है, नहीं मतलब है। मतलब क्या होगा कि दोनों का समय क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि आपका वजन 5 केजी हो या आपका वजन 1 केजी हो, यहाँ पे जो टाइम लगेगा पहुंचने का, दोनों का टाइम कितना होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों को सेम हाइट से हम गिरा रहे हैं। तो वजन का समय से कोई मतलब नहीं है। दूसरा बात करते हैं, अगर हम बात करें वेलोसिटी का, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला था। तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है दोनों का, 0, और हाइट लिया हुआ है, एक्सेलरेशन हो जाएगा g और हाइट हो जाएगा h, ठीक है। तो अब हाइट को तुम बदलते रहो, मतलब क्या हुआ, हम यहां पर बात करें इस पोजीशन पे h1 हाइट पर बात करें तो v1 यहां पे कितना निकल जाएगा, 2gh1, यानी कि v1 का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 2gh1। तो दो 2 फिक्स है, g फिक्स है, और h1 पर बात कर रहे थे। h1 पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी इसका वेलोसिटी, यहां पर भी इसका वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। इसको कोई मतलब नहीं रहा वजन से, ठीक है। यहां पर बात करें तो यहां पर भी बात करेंगे तो हाइट फिर से सेम हो जाएगा, फिर से हाइट सेम, फिर से हाइट सेम, यानी यहां पर भी तीनों का वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो तुमको क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन को देखें हम, ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दो ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट मास का है, फ्री फॉल कर रहे हैं, फॉलिंग फ्रीली, देखो वर्ड यूज किया है यहाँ पर, फ्री फॉल, यहाँ पर फॉल हो गया नियर द सरफेस ऑफ मून। अब की हम अर्थ ना लेके क्या ले लिए, मून ले लिए, तो मून का भी अपना एक्सेलरेशन का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा जो फिक्स होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताओ क्या क्या होगा। तो चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई अलग अलग द्रव्यमान, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है। अभी हम लोग बात किए कि द्रव्यमान से कोई मतलब हमको ऐसे भी नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या, तो अभी जैसे सिंपल सा बात बोला कि एक हाइट है h, यहाँ पर एक वस्तु m1 का, एक वस्तु m2 का, दोनों को हमने ड्रॉप कर दिया। जब ड्रॉप कर दिया तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे बोलता है पहला ऑप्शन, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन,
क्या दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा? नहीं अलग होगा। क्यों? क्योंकि सतह तो फिक्स कर दिए हो तुम मून, तो मून का जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन दोनों पर लगता रहेगा, यानी दोनों का एक्सेलरेशन यानी दोनों का त्वरण जो होगा वो सेम होगा। यानी ये ऑप्शन का क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, उनकी जड़ता में इनर्शिया में परिवर्तन, इनर्शिया का मतलब क्या हो? क्या वो अपना जिस स्टेट में है उस स्टेट को चेंज करना चाहेंगे? मतलब अगर मान लो वो वस्तु गिर रहा है, क्या वो अचानक से रुकना चाहेगा? क्या हम रुक जाते हैं बीच में ही? नहीं, वो रुकेगा नहीं। यानी कि अपने इनर्शिया को वो चेंज करना कभी नहीं चाहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही को लग गया। ठीक है, किसी भी क्षण समान वेग पर होंगे। अभी हम लोग जो फॉर्मूला निकाले थे v का, ठीक है, तो v का देखो फॉर्मूला में क्या था कि v जो था आपका हर जगह फिक्स था, मतलब हर हाइट पर फिक्स था। जिस हाइट पर तुम बात करोगे उस हाइट पर आपका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो फिक्स होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो वेलोसिटी होगा वो हर इंस्टेंट पर सेम होगा। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक्सपीरियंस फोर्स ऑन डिफरेंट सेम मैग्नीट्यूड, क्या फोर्स बराबर होगा? देखो फोर्स का फॉर्मूला जो था, जो फोर्स लगता है वो लगता है मास इनटू ग्रेविटेशनल टेंशन, जो कि मास द्रव्यमान दोनों का अलग अलग है। m1 और m2 दो अलग अलग द्रव्यमान है। तो जब m इंटू जी करेंगे, मास को मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, तो आपका फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? वो अलग अलग हो जाएगा। तो ये आपका ये ऑप्शन भी गलत है। तो क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के दिखेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये क्वेश्चन है इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर क्या होगा? मतलब स्पिन अगर कराएगा, तो ये क्वेश्चन यहां से आता है, यहां सर्कुलर मोशन से। ठीक है, इसको समझ लेते हैं यहीं पर कि सर्कुलर मोशन जब होता है तो यहाँ पर दो तरह का फोर्स लगता है। अगर एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो एक फोर्स इसको अंदर की ओर खींचता है सेंटर की ओर, और एक फोर्स इसको बाहर की ओर खींचता है। ठीक है, एक फोर्स जो है वो अंदर की ओर लाने की कोशिश करेगा और एक फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर करेगा। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल और इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल। लास्ट क्लास में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो जब देखो अर्थ पर जो वेट लगता है, ठीक है, वो इसके कारण लगता है। जितना अर्थ घूमेगी उतना आपको बाहर की ओर फेंकने की कोशिश किया जाएगा, जिस कारण से आप अंदर की ओर झुकना चाहेंगे और फोर्स लगेगा। ये सिंपल सा थ्योरी है। तो बोरा क्वेश्चन में था कि अगर हम अर्थ के रोटेशन को, ठीक है, अर्थ के स्पिनिंग स्पीड को हम बढ़ा दें, मतलब अर्थ तेजी से घूमना शुरू कर गया, ठीक है, जितना तेज घूमेगा उतना सेंट्रीफ्यूगल क्या करेगा? बाहर की ओर लगेगा। उतना सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा? बाहर की ओर, और तेजी से लगेगा। तो जब बाहर की ओर आपको फेंका जा रहा है और वेट किसके कारण आ रहा है? अंदर की आ रहा है। तो जब बाहर का फोर्स बढ़ेगा तो अंदर का फोर्स क्या होगा? ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो वेट होगा, जब आपको कोई बाहर की ओर तेजी से फेंक रहा है और वेट जो है mg वो इसके कारण लगता है, तो ऑब्वियसली ये वाला बढ़ गया, तो ऑब्वियस बात है ये घटेगा। तो यहाँ पर आपका वेट क्या होगा? वेट जो होगा आपका डिक्रीज कर जाएगा। वेट क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो कहीं पर होगा इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, रिमेन सेम नहीं होगा, डबल नहीं होगा, ना चलो ये नहीं होगा। तो यहां पर याद रखना हमेशा वेट जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमारा है। अब आते कुछ मोशन ऑफ प्लैनेट को समझ लें, मतलब कुछ थ्योरी को पार्ट को समझ लें। मोशन ऑफ प्लैनेट में क्या क्या बोला गया? पहला बोला गया ऑल द प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ मूव अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट। और ये जो मूवमेंट होता है, ध्यान से याद रखना हमेशा, ये जो मूवमेंट होता है ये कहता है कि सन को सेंटर पर मानकर सारे प्लैनेट इस तरीके से मूव करते रहते हैं, चाहे वो अर्थ ही क्यों ना हो। ठीक है, और जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं, जैसे अर्थ को लिए तो अर्थ प्लैनेट है, ये अर्थ सन के चारों तरफ मूव कर रहा है। अब कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो अर्थ के चारों ओर मूव कर रही है, जिसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट, जिसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट, उपग्रह। ठीक है, अर्थ क्या कहलाएगा? ग्रह। और मून क्या कहलाएगा? यहाँ पर इस कंडीशन में अगर इसको नाम दे दें मून, ये बात चूंकि अर्थ का है तो ये क्या कहलाएगा? उपग्रह। तो नेचुरल सैटेलाइट जो होता है वो प्लैनेट के चारों ओर घूमता रहता है। और मरकरी और वेनस ऐसा है, मतलब आपका बुध और शुक्र जो है एक ऐसा प्लैनेट दो है जिसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ये केवल वन लाइनर है, कहीं पर दिख जाए स्टेटमेंट में तो लिख देना। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, जुपिटर के पास सबसे ज्यादा 95 सैटेलाइट है, और सैटर्न के पास जो है वो लगभग 146
सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट दिया गया। अब यहाँ पर केपलर ने एक नियम दिया था, 3 नियम दिए थे प्लैनेट के मूवमेंट को लेके। पहला लॉ जो दिया वो बोला कि जितने प्लैनेट हैं, जो अभी हमने बोला कि अर्थ को सेंटर मानकर आपके चारों तरफ प्लैनेट मूव कर रहा है, तो इसको उसने रेक्टिफाई किया कि बोला कि नहीं देखो, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता है, वो एक इलिप्टिकल ऐसे होता है, ठीक है, वो एक इलिप्टिकल पाथ होता है। और सर्कुलर में एक सेंटर होता है, एक सेंटर, इलिप्टिकल में 2 सेंटर होंगे, ठीक है, 2 सेंटर होंगे। इसको नाम दिया गया फोकी, फोकस कहा जाता है, जिसका प्लूरल है वो फोकी। तो ये फोकस है। तो सन जो है वो यहाँ पर होगा, इस 2 पोजीशन में कहीं पर होगा, ठीक है। और जो इतने प्लैनेट हैं वो इस पाथ पर मूव करते रहेंगे। ये पहला लॉ था केपलर। केपलर ने पहला लॉ दिया कि सन को फोकस पे मानकर प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है। दूसरा लॉ जो दिया वो दिया इक्वल एरिया का। इक्वल एरिया मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ पर ये प्लैनेट यहाँ पर ऐसे, और कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो मान लो इसमें टाइम टी लगा, सेम टाइम पे वो यहाँ पे पहुंचा, तो ये जो एरिया है, ठीक है, और ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया बराबर होगा। अब इसका यूज कहां पर है समझो बात को। जो प्लैनेट नजदीक होगा, जैसे हमको एरिया बराबर करना है, तो यहां पे थे और यहां से यहां आए, तो ये एरिया बना, ठीक है, और हम नजदीक में बात, यहां पे थे यहां पे थे। अब यहां से हमको सेम एरिया उतने टाइम में बनाना है, तो ऑब्वियस बात है कि ये डिस्टेंस कम है, तो आपको ये डिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा, तब ना आपका एरिया बराबर आएगा। ये एरिया और ये एरिया बराबर कब आएगा, जब ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस कम होगा। मतलब क्या हुआ कि जो भी प्लैनेट होगा सन के नजदीक होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है, जो प्लैनेट सन के नजदीक होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा। जैसे कि बुध को पकड़ ले, सबसे नजदीक में बुध है, तो बुध का जो टाइम पीरियड होता है एक साल, एक चक्कर लगाने का, वो जो होता है वो सबसे कम होता है। मतलब वो बहुत स्पीड से घूमता है सन के चारों तरफ, ठीक है, और जो बहुत दूर में होगा उसका स्पीड बहुत कम होगा, ठीक है। इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो प्लैनेट मूव करेंगे, जो सन के क्लोज होंगे वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, और जो सन से दूर होंगे वो उसका स्पीड कम हो जाएगा। तीसरा लॉ जो दिया गया था वो दिया गया स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिट पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हुआ, एक मान लो यहां पर है कोई प्लैनेट, यहां से लेके वापस यहां तक पहुंचा, इसको कहेंगे एक टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया उसका। तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगा था, टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे अर्थ के केस में कितना है 365 डेज, तो 365 दिन में अर्थ जो है सन का एक चक्कर लगा लेती है, तो सन अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो गया 365 दिन। तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये होता है आपका मेजर एक्सिस, इसका आधा, यानी कि इसको ले ले ए, तो टाइम पीरियड जो होगा वो इसके प्रोपोर्शनल, मतलब क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लैनेट दूर में होगा सन के, उसको ज्यादा टाइम लगेगा सन का चक्कर लगाने, मतलब उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, जो बहुत दूर है उसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि अर्थ का कितना है 365 डे, वही अगर हम जुपिटर का बात करें तो उसका हो जाता है लगभग 88 साल, ठीक है। तो यहां पर आपको 3 नियम केपलर ने दिए थे, ठीक है। इसके अलावा एक नियम और हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन ने एक नियम दिया था कि 2 वस्तु अगर है m1 मास का और m2 मास का, और दोनों के बीच में दूरी मान लो r है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये एक फोर्स लगता है। इसी को कहा गया ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन, कि 2 वस्तु के बीच में अगर मास दिया हुआ है तो दोनों मास का प्रोडक्ट, दोनों मास का मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो किससे, उसके बीच के दूरी के स्क्वायर के, और जी क्या यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फोर्स को नाम दिया गया न्यूटन्स लॉ, ठीक है। कि न्यूटन ने कहा कि 2 वस्तु के बीच में अगर रखोगे तो कुछ दूरी पर रखोगे तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता रहेगा, उस फोर्स का नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यही से समझेंगे हम लोग। इसके वेलोसिटी क्या होता है कि अर्थ पर अगर हम कोई वस्तु रखे हुए हैं और इसको इतना वेलोसिटी दे दें कि अर्थ के ग्रेविटेशन से वो बाहर चला जाए, वो क्या करे, अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर चला जाए, तो उस वेलोसिटी को हम लोग नाम देते हैं स्केप वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को नाम देते हैं स्केप
वेलोसिटी, हिंदी में इसको कहते हैं पलायन वेग। पलायन वेग, तो पलायन वेग का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी वस्तु को इतना वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन मतलब अर्थ जहां पर उसको खींचना बंद कर दे वहां पहुंच जाए वो, तो उसको हम लोग कहेंगे पलायन वेग। जैसे एग्जांपल समझो कि अर्थ के चारों ओर जो हम लोग बोलते हैं ये अर्थ है, इसके एक चारों तरफ एक इन्वायरमेंट बना रहता है, वातावरण जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो सब इसमें भरे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर इंसान सरवाइव कर पाता है। अगर ये गैसेज नहीं होते तो आप सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये गैस यहाँ पर क्यों है, ठीक है। और कुछ ग्रह जैसे जुपिटर बात करो, सैटर्न बात करो, वहां पर ये गैसेज नहीं है, जिस कारण से वहां पर जीवन संभव नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, क्यों है, कारण क्या है, जितनी गैस है सब में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, सब में कुछ ना कुछ वजन है, ठीक है। और उसका जो पलायन वेग है, उसका जो पलायन मतलब उसका जो एस्केप वेलोसिटी है वो कम है। मतलब क्या हुआ कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन को छोड़कर जा नहीं सकता है, जिस कारण से वो अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण हमारे चारों ओर फैला हुआ है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पर जीवन जी पा रहे हैं। अगर उस गैस का एस्केप वेलोसिटी इतना होता कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन को छोड़कर निकल सकता, तो हमारे पास कोई गैस नहीं बचता, हमारे पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं बचता और हम लोग का जीवन यहाँ पर नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसको दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में दिखेगा। अब देखो क्वेश्चन कहाँ, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, फिर से एक फेदर है, एक रबर का बॉल है और एक वुडन का बॉल है, तीनों को फ्री फॉल, फिर से वर्ड यूज किया यहाँ पर क्या, फ्री फॉल। एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी का गेंद, तीन चीज को एक साथ एक हाइट पर फ्री फॉल करवाए, ठीक है। यानी कि एच हाइट पर 1 2 3 तीनों को हम लोग अलग अलग द्रव्यमान का है और तीनों को हम लोग यहाँ पर छोड़ दिए। पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबसे पहले जमीन पे कौन पहुंचेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे टाइम के लिए बात करते हैं कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम में वजन का कोई मतलब था, द्रव्यमान का कोई मतलब था, कोई मतलब नहीं था हमको द्रव्यमान से। यानी कि वो रबर का बॉल रहे, वो लकड़ी का बॉल रहे, वो कागज का टुकड़ा रहे, वो पंख का टुकड़ा रहे, कुछ भी रखोगे, अगर उसको सिंपली छोड़ देंगे तो वो एक समय में नीचे गिरेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज और लिखा है, निर्वात में, ठीक है। हम लोग पहले ही क्लियर कर दिए कि वो वैक्यूम में ये काम कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, वहां पर हवा का कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली अभी के एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि जब तुम्हारा कोई वस्तु नीचे की ओर गिरेगा तो नीचे से तो हवा भी तो है, वो हवा उसको रोकेगा, तब वजन वहां पर रोल करता है। तुमको क्वेश्चन में सिंपल कर दिया कि वैक्यूम में गिरा रहे हैं, तो वैक्यूम में जब हम गिरा रहे हैं तो हमको कोई लेना देना नहीं है उसके वजन से। यानी तीनों वस्तुएं एक साथ एक समय में नीचे की ओर गिरेंगी। तो यहाँ पर पंख सबसे पहले गलत, क्योंकि ये वजन पे बात किया। रबर की गेंद सबसे पहले गलत, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पे गिरेगी, गलत। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, हाँ सही बात है, तीनों एक साथ सही में जमीन पर गिरेगी। क्यों गिरेगी जमीन पर? क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मैथमेटिकली देख चुके हैं कि वजन से कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। बोलता है इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडन डिसअपीयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट। ये आपका यूपीपीएससी का क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से खत्म हो जाए, अचानक से खत्म हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया, तब क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। भार का मतलब वेट, यानी मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बोल रहा है जी का वैल्यू 0 हो गया, जी और 0 हो गया तो फोर्स कितना हो गया? फोर्स आपका कितना हो गया? 0 हो गया। तो वस्तु का भार तो शून्य हो जाएगा, लेकिन क्या द्रव्यमान वही रहेगा? हाँ, द्रव्यमान m जो था, याद करो पहला क्लास में पढ़ाए थे, उसमें क्या बोले थे? द्रव्यमान आपका इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसको किसी से लेना देना नहीं है। मास जो है, आप में कितना मैटर है, कितना मैटर से आप बने हैं, उसका वैल्यू है। तो आपका जो आप किस चीज से बने हैं वो तो वैसे के वैसे रहेगा। वजन मतलब वेट, फोर्स जो था, फोर्स लगना बंद हो गया, आपका द्रव्यमान तो वही का वही रहेगा। यानी ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा भी पढ़ते हैं, वस्तु का द्रव्यमान शून्य, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, याद रखना हमेशा। किसी वस्तु का मास कभी भी शून्य नहीं होगा। द्रव्यमान और भार दोनों शून्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाए, द्रव्यमान जो होता है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। आपका जो मास है वो फिक्स क्वांटिटी है, वो कभी नहीं चेंज होने वाला। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये है टाइम पीरियड का क्वेश्चन किसका, पेंडुलम का। पेंडुलम का याद रखना, पेंडुलम क्या होता है, एक ऐसे एक रस्सी है, यहाँ पे एक वजन है और ये ऐसा ऐसा डोलता रहता है, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यही पेंडुलम है। ठीक है, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा कि यहां से यहां गया, फिर वहां से यहां आया, इसको कहते हैं एक साइकिल पूरा हो गया, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया, आया, एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब हुआ, टाइम पीरियड का मतलब हुआ टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब एक कंप्लीट चक्कर बनाने में कितना समय लगा। तो वो जनरली क्वेश्चन इसमें इसी में पूछता है कि टाइम पीरियड मतलब क्या होगा। तो टाइम पीरियड एक फॉर्मूला केवल याद रखो, टाइम का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या है, लेंथ, ये लेंथ, इसके डोरी का लेंथ कितना है, ठीक है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पाई क्या है, फिक्स वैल्यू 22/7। दो क्या है, फिक्स है, 2 का 2 है। तो टाइम पीरियड को देखो तो इस पेंडुलम के मास से उस फार्मूला को कोई मतलब है, इस फार्मूला में क्या कहीं पर मास का यूज हुआ है, नहीं हुआ है। तो टाइम पीरियड को द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल मतलब किससे है, उसकी डोरी से, उसकी रस्सी से, कितने लेंथ से वो बंधा हुआ है। तो बोलता है कि पेंडुलम का समय काल जो होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं, फार्मूला को देखो नहीं करता है। उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। समय पर निर्भर करता है, समय क्या, टाइम तो निकाल, टाइम तो फिक्स है उसका, जितना लंबाई रखोगे उतना टाइम पीरियड का होता रहेगा। तापमान पे नहीं करता, फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है सैटेलाइट इज कीप्ड मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इट्स ड्यू। सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। देखो सर्कुलर मोशन में याद रखना, जब हम सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं तो घूमने के पीछे का कारण क्या है कि कोई एक फोर्स है जो आपको अंदर की ओर बांधे हुए है। अगर नहीं रहता बांधे हुए तो आप यहां से ऐसे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो कोई अंदर आपको बांधे हुए, जो खींचे हुए हैं अंदर की ओर, जिस कारण से आप गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं। तो जब पूछ रहा है कि सैटेलाइट जो गोल गोल घूमता रहता है वो किसके कारण घूमता है, दो तरह का फोर्स को बोले थे। एक बोले थे अंदर की ओर लगेगा, उसको कहते हैं सेंटीपीटल, एक लगेगा बाहर की ओर, उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ फोर्स किसके कारण, अंदर वाले फोर्स के कारण सैटेलाइट घूम रहा है, यानी कि सेंट्रीपीटल के कारण घूमता रहेगा, ठीक है। सेंट्रीपीटल के कारण मेरा पार्टिकल घूमता रहेगा। पूछ रहा देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज़, बताओ अर्थ के पर तो एटमॉस्फेयर है, चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है, वातावरण मतलब वहां पर गैसेज नहीं है जो आपको जीने के लिए जरूरी है। तो ऐसा क्यों है, तो कारण उसका बताया तुमको हम कि अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। क्यों है, क्योंकि उसका एस्केप वेलोसिटी कम है, जिस कारण से वो अर्थ को छोड़ नहीं पाता है। यहाँ पर अगर नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर इसका जो एस्केप वेलोसिटी है वो ज्यादा है, जिस कारण से वो मून के ग्रेविटेशन को छोड़कर आगे निकल गया, तो वहां पर रुका नहीं, ठीक है। तो देखो यही पर इट्स नियर टू द अर्थ, इससे कोई मतलब नहीं है। इट रिसीव लाइट फ्रॉम सन, इससे कोई मतलब नहीं है। सन के अर्थ पर यही होता है। ये रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इससे कोई मतलब नहीं है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन इट इज लेस देन द रूट। ये बोला कि यहाँ पर जो पलायन वेग है वो उसके औसत वर्गमूल वेग से कम है, ठीक है, जिस कारण से वहां पर कोई गैस टिक नहीं पाती है। और कोई गैस नहीं टिका, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा। फिर बोला व्हाई डू पेंडुलम क्लॉक एजुअली लूज टाइम इन समर। समर में जो पेंडुलम का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, ठीक है। अपना समय क्यों खो देती है, कारण क्या है कि जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम्हारा जो लंबाई है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि गर्मी से कोई भी चीज पिघल के उसके खिंचाव आता है, उसमें लंबाई बढ़ती है। तो जो फॉर्मूला पढ़े थे T = 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो एल क्या होगा, चेंज करेगा। एल अगर चेंज किया तो क्या होगा, टाइम पीरियड चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज, ठीक है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज। हम बार बार बोल रहे हैं कि पेंडुलम के क्वेश्चन में याद रखना लेंथ पर ही सारा कुछ डिपेंड करेगा, उसके अलावा किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि गर्मी है, लंबाई बढ़ी तो टाइम पीरियड भी आपका चेंज होगा। तो ये था आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का कुछ क्वेश्चन और कुछ थ्योरी जो आपको एग्जामिनेशन में हमेशा दिखता ही रहेगा। तो होप आपको क्लास पसंद आ रहा होगा।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे साथ बने रहो। थैंक यू।